अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। नाज़रीन, पनामा केस अब अपने आखिरी मराहिल पे है। JIT जिसको 60 दिन दिए गए थे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, और इस दौरान अपनी इस इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने शरीफ फैमिली के तकरीबन सभी अफराद को बुला के उनसे पूछताछ की। एक से ज्यादा दफा भी की। इसहाक डार साहब को भी बुलाया गया और दीगर कई सीनियर अफसरान को भी इस इन्वेस्टिगेशन में बुलाया गया। लेकिन बात यह सामने आती है कि जब यह फैसला सामने आएगा, JIT की रिपोर्ट जब कौम के सामने आएगी, तब क्या होगा? ये वो डिस्कशन है, ये वो सवाल है जो आज पाकिस्तान के हर ड्राइंग रूम के अंदर किया जा रहा है, हर गली कूचे के ऊपर किया जा रहा है। दोस्त अहबाब जब बैठते हैं तो इस सवाल के जवाब लिए बगैर उठ नहीं पाते, लेकिन उस पूरी डिबेट के बाद, उस पूरी डिस्कशन के बाद जवाब बिलाखिर फिर भी नहीं आता, क्योंकि जवाब सिर्फ और सिर्फ वक्त के साथ आएगा। यह पहला मौका नहीं है जब शरीफ फैमिली का एक एहतसाबी अमल शुरू हुआ है। इससे पहले भी 1999 के अंदर साबिक सदर परवेज मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर शरीफ फैमिली का एक तरह का एहतसाब हुआ था, लेकिन उसके बाद शरीफ फैमिली पाकिस्तान छोड़कर बाहर चली गई थी। उस सारे मामले के अंदर इसहाक डार साहब का एक बड़ा मरकजी किरदार था, और हुदैबिया पेपर मिल का जो केस था वो भी साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के दौर के अंदर ही बड़ा एक्टिवली परसू किया गया था। इसीलिए आज हमने मजीद कुछ हकाइक पे से पर्दा उठाने के लिए दावत दी है साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ साहब को। जैन साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम मंसूर साहब। जैन साहब, थैंक यू वेरी मच। इट्स एन ऑनर टू हैव यू इन माय शो एंड इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू ऑन माय शो। थैंक यू वेरी मच। जैन साहब, सबसे पहले ऑब्वियसली द $1 मिलियन क्वेश्चन, पैनामा केस जो है उसकी JIT अब आखिरी मराहिल में पहुंच गई और अब कौम को इंतजार है कि रिपोर्ट क्या आने वाली है। ये जो भी डेवलपमेंट हुई है, 60 दिन की जो भी कार्रवाई हुई है, इसको आपने किस तरह देखा? जी हाँ, पहले तो बहुत शक की नजर से मैं देख रहा था। लेट मी बी वेरी फ्रैंक। शक इसलिए कि ये JIT बनी है, इसके जो मेंबर्स हैं वो तो गवर्नमेंट ही के नीचे काम कर रहे हैं, तो क्या वो इंडिपेंडेंटली एक अदल और इंसाफ कर सकेंगे? विल दे बी एबल टू बी जस्ट, बिल्कुल ऑनेस्टली, वो ईमानदारी से वो बोल सकेंगे या नहीं? इस पे शक था मुझे, और पूरी कौम को ही शक था। लेकिन उसके बाद मैं समझता हूँ कि जिस तरीके की कार्रवाई चली है, मेरे ख्याल में ये JIT ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत अच्छी तरीके से निभाई हैं, और जिस तरीके से ये चल रहा है सिलसिला, मुझे उम्मीद है कि वो JIT से कोई ऐसा नतीजा निकलेगा जिससे कौम मुतमईन होगी, मेरी नज़र में। ठीक है। अच्छा जनरल साहब, बार बार एक जो डिस्कशन आती है वो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी बार बार ये बात करते हैं कि पैनामा के उन फ्लैट्स से फोकस हट के हुदैबिया पेपर मिल्स की जानिब आ गया, और इसहाक डार साहब को भी बुलाया गया। उनकी जो कन्फेशनल स्टेटमेंट थी उसका भी वहां पर जिक्र आया। इसहाक डार साहब ने मीडिया के सामने भी ये बात की, और कई बार अदालत के अंदर भी मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि जनाब वो जो कन्फेशनल स्टेटमेंट है उसकी कोई अहमियत नहीं है, वो मेरे पे जुल्म सितम करके जबरदस्ती जबर के जरिए मुझसे वो स्टेटमेंट ली गई थी। आप उस वक्त सदर थे, ये हुआ क्या था, ये मामला क्या था? कुछ जरा कौम के साथ शेयर कीजिएगा। देखिए, ये तो इनके बिल्कुल, ये जो जुल्म सितम इनके ऊपर हुआ, ये बिल्कुल ये झूठ है, सरासर झूठ। तो ये झूठ बोलने के आदी हैं ये। अब इसको मैं क्या कह सकता हूँ? अगर वो कह रहे हैं ये, अब मैं कैसे प्रूव करूँ कि ये झूठ बोल रहे हैं? यही कह सकता हूँ मैं कि इनकी पहले, अगर आप इनका किरदार देखें सबका, ये थ्रू आउट ये झूठ बोलते चले आ रहे हैं हर सिलसिले में। अब इसमें कोई प्रेशर नहीं था इनके ऊपर, ये खुद वॉलंटियर कर रहे थे। ऐसी बातें, ये जब गए हैं, ये शरीफ खानदान ने इनके ऊपर जो, जब ये पकड़े गए थे और उसके बाद इनके ऊपर वो डील हो चुकर ये सऊदी अरेबिया गए हैं, ये जो खुद आ रहे थे जी, वॉलंटियर कर रहे थे, खुद आगे पेश वॉलंटियर कर रहे थे। कोई इनको, उनके ऊपर कुछ इनसे पूछने की कोई जरूरत ही नहीं थी, कोई सितम ढालने की कोई जरूरत नहीं थी। तो ये झूठ बोल रहे हैं बिल्कुल। तो जनरल साहब, उस वक्त इसहाक डार साहब की जो स्टेटमेंट आई थी, उस हवाले से आपको क्या उस वक्त इंफॉर्मेशन मिली थी? आपको जाहिर बात है, यू मस्ट बी नोइंग के हुदैबिया पेपर में एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस था, पूरी शरीफ फैमिली के हवाले से था। आपको उस वक्त क्या इंफॉर्मेशन मिली कि इसहाक डार साहब जो है वो वादा माफ गवाह बन गए हैं और ये पूरी स्टेटमेंट उन्होंने अपनी मर्जी से दी है? हाँ बिल्कुल, मतलब मेन चीज ये है कि मनी लॉन्ड्रिंग की इम्पोर्टेंट बात थी जो मुझे बताई गई थी, वो कि ये तो एडमिट कर रहे हैं कि ये लॉन्डर करते रहे हैं, पैसे ले जाते रहे हैं उनके
ही हैज़ प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल उसमें मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में। बाकी इसकी डिटेल्स फ्रैंकली मैं कहना चाहता हूँ कि मैं कोई इतना इन्वॉल्व डीजी नैब से आई वॉज नॉट सच सो इन्वॉल्व कि मैं उनसे ब्रीफिंग लेऊँ आकर कि आए जी मुझे केस के बारे में ब्रीफिंग दें, ये मैं नहीं कर रहा था बिल्कुल। सो डिटेल्स, उसकी माइन्यूट डिटेल्स में मैं नहीं जा रहा था। मैं इस सिलसिले में नवाज शरीफ साहब ने अभी रिसेंटली चंद मीडिया से गुफ्तगू की है उन्होंने, और इस मामले के ऊपर उन्होंने रोशनी डाली है उसी पीरियड की, उसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड की जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। मैं चाहूंगा आप जरा सुनिए उन्होंने क्या कहा, फिर मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं। हमारा एहतसाब मुशर्रफ की आमरीत ने भी किया और इस बेदर्दी से किया कि हमारे घरों तक कब्जा जमा लिया गया। अगर बार बार लगने वाले उन इल्जामात में जरा बराबर भी सच्चाई होती तो मुशर्रफ को मुझे सजा दिलवाने के लिए हाई जैकिंग के एक झूठे केस का सहारा न लेना पड़ता। जनरल साहब, वजीर आजम नवाज शरीफ कमेंट कर रहे थे, क्या कहेंगे आप? मतलब इनकी झूठ और फरेब तो इसी से है कि वो हाईजैकिंग के झूठा केस कह रहे हैं। अरे भाई उधर तो वो इन्वेस्टिगेट, उधर तो 200 पैसेंजर प्लेन था, वो उधर तो 200 पैसेंजर्स और भी थे। मैं कोई अपने प्राइवेट प्लेन में नहीं आ रहा था, आप उन सब से पूछ लें। उधर तो अमेरिकन स्कूल के कोई 90 बच्चे थे, उन सब से वो तो बिल्कुल हर चीज साफ है कि उधर वो हाईजैकिंग इन्होंने की थी। जो भी उसका किस्सा है उसको पूरा मैं दोहराना नहीं चाहता हूं कि ये तो मुझे पाकिस्तान में ही लैंड नहीं करने दे रहे थे, ये तो कह रहे थे पाकिस्तान की एयर स्पेस से निकल जाएं। तमाम एयरपोर्ट्स को इन्होंने ब्लैकआउट कर दिया हुआ था। कराची एयरपोर्ट पे फायर टेंडर्स लगा दिए हुए थे कि आप लैंड ही नहीं कर सके। तो ये सारा कुछ हो रहा था। तो अब ये उसको कहना कि झूठा केस, तो यही इसी से आप सोच लें कि कितना ये झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, वैसे इन्होंने फिर बाद में पूरी बात के अंदर एक क्वेश्चन आता है, ये पूरा एहतसाबी अमल पनामा का जो भी ये केस चल रहा है, इसमें एक क्वेश्चन जरूर आता है। डोंट यू थिंक कि ये पहले जब ये सारा प्रोसेस चल रहा था, व्हेन यू वर होल्डिंग द रेंज, व्हेन यू वर इन चार्ज, तो अगर उस वक्त ही ये सारा मामला सही तरीके से एहतसाब हो जाता तो आज हम इस सारे प्रोसेस में से, इस अनसर्टेनिटी में से ना गुजरते? व्हाट डू यू थिंक? वेल यस, अगर आप विद हाइंडसाइट ये बात करना, लेकिन अगर आप उस वक्त पे चलें 99 2000 के उस वक्त चलें आप, तो जाहिर है उधर पाकिस्तान की सूरत हाल कोई इतनी तशवीशनाक थी, हमारी इकॉनमी इतनी बुरी हालत में थी, हम एक फेल्ड स्टेट, एक टेक्निकली डिफॉल्टेड स्टेट थे। तो उसमें मुल्क was my main concern, the country, मुल्क को बचाना और मुल्क को वापस पटरी पे चढ़ाना, that was my main concern. Now उसमें अगर हम ये उलझे रहते कि साल भर ये केस एक चल रहा है और उसमें हजार किस्म की बातें हो रही हैं, मीडिया में आ रही हैं, एक डिस्कशन जारी है, हर किस्म की बातें जैसे पाकिस्तान में होती हैं, तो उसमें मैं तो नहीं इन्वॉल्व होना चाहता था। लेकिन केस चल रहा था। अब आगे से वो ये आया इत्तेफाक से कि किंग अब्दुल्ला साहब ने ये कहा कि इनको वहां भेज दिया जाए सऊदी अरेबिया, और वो डील एक हुई और ये खुद इन्होंने ही उन्हें अप्रोच किया था। तो जब वो आया तो सबकी राय ये थी कि ये चले ही जाए तो अच्छा है, वरना हम ये उलझे रहेंगे इसी केसेस में, तो इसलिए उनको जाने दिया। अब जब जाने दिया तो मेरा इंटरेस्ट इनसे हट गया था बिल्कुल, कि ये नहीं, अब पाकिस्तान के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं, पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड पाकिस्तान, उसके ऊपर हमने कंसंट्रेट किया और वही मैंने किया पूरी तरीके से। अच्छा जनरल साहब, वैसे कोइंसिडेंट है कि जिस दिन मरियम साहिबा भी जीआईटी के सामने पेश होती हैं, उसी दिन सडनली ओपन मार्केट के अंदर डॉलर भी 4 रुपए ऊपर हो जाता है। आई डोंट नो इट इज को रिलेटेड और नॉट, आई एम श्योर इट इज नॉट, लेकिन सरप्राइजिंगली इस तरह होता है। क्वेश्चन, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, अगर आपको दोबारा एक दफा मौका मिलता इसी तरह ही, तो क्या जिस तरह आपको पहले अगर सऊदी अरब से अगर कोई इंटरवेंशन हुई थी, इस बार अगर दोबारा हो तो, और आप ही इंचार्ज होते, तो क्या आप उस इंटरवेंशन को अब भी एक्सेप्ट करते या एक्चुअली उसी केस को प्रसू करते जो वजीर आजम नवाज शरीफ के खिलाफ इस वक्त चल रहा है? नहीं, मेरे ख्याल में वो तो बिकॉज ऑफ, क्योंकि किंग अब्दुल्ला को हम बहुत ही ऑनर्ड अपने एक दोस्त समझते थे, भाई समझते थे,
और सऊदी अरेबिया को हम विद रिस्पेक्ट देखा जाता था हमेशा। तो इसलिए मेरे ख्याल में आई वुड हैव, क्योंकि मैं विंडिक्टिव आदमी नहीं हूँ बेसिकली, मुझे मैं अलाउ इनको फिर भी करता कि चले जाएं, लेकिन अब विद हाइंडसाइट मैं एक आयरन क्लैड तरीका निकालता जिसमें ये वापस कभी आ ही ना सके। ये भी मैं करता, और अगर आए तो एक ऑर्डिनरी सिटीजन की तरह रहें, और ये पॉम्प एंड शो वगैरह में और पॉलिटिक्स से इनको पूरी तरीके से डिस्क्वालीफाई करता। अच्छा जनरल साहब, व्हाट डू यू थिंक, मतलब आपका एक्सपीरियंस, जब एक इंटरनेशनल पावर अगर बीच में अपना रोल प्ले करती है इस सारे मामले के बाद, लेट्स अज्यूम कि जेआईटी भी अपना एक फैसला, अपनी रिपोर्ट देती है और उसके बाद अदालत की जानिब से नाअहली का फैसला आता है या व्हाटएवर हैपेंस, आपको लगता है कि इस सारी सूरत हाल के अंदर भी वजीर आजम नवाज शरीफ के लिए कोई बैनुल अक़वामी ताकतें अपना कोई रोल प्ले करेंगी? अब तो मेरे ख्याल में तो नहीं प्ले करेंगी, क्योंकि इतने ये बदनाम हो गए हैं, या पैनामा लीक्स का केस जो है, पैनामा केस जो है, इतना ज़्यादा इसकी शोहरत भर गई है पूरी दुनिया में, और हर आदमी समझ रहा है कि ये फ्रॉड है, करप्ट हैं, चोरी की है इन्होंने, पाकिस्तान को लूट लिया है इन्होंने, ये सभी कह रहे हैं। यानी इनके ऊपर तो बाहर लंदन में ये बाहर निकलते हैं तो पीछे लोग लग जाते हैं, चोर चोर कहते हैं। उधर वो उम्रा कर रहे हैं तो वहां एक आदमी का मुझे किसी ने भेदिया व्हाट्सएप, वहां कुछ लोग कह रहे हैं कि जी ये चोर जा रहा है उम्रे पे। तो ये देखें, ये सूरत हाल है। तो इसमें मेरे ख्याल में कोई भी कंसर्न नहीं होगा जो इनकी मदद पे आने के लिए, और इस पर खास तौर पे सऊदी अरेबिया और यूएई तो बहुत ही नाराज बैठे हुए हैं पाकिस्तान से और इनसे, तो ये कोई मदद के लिए इस वक्त इनके कोई नहीं आएगा, अदर देन कतर शायद आ जाए। जनरल साहब, एक जो परसेप्शन पाया जाता है वो बार बार जो यहाँ के सियासी जमातों के लीडर्स हैं, उसमें शहबाज शरीफ साहब शामिल हैं, जरदारी साहब हैं, बल्कि मरियम साहिबा भी हैं, जब वो जेआईटी के सामने पेश हुई उन्होंने भी कुछ इस तरह की बात की। वो बार बार परसेप्शन ये देते हैं कि जनाब जमहूरी हुकूमतों के साथ ये एहतसाब का अमल बड़ा स्ट्रिक्ट हो जाता है, 5th गियर में चलनी शुरू हो जाती है गाड़ी, लेकिन जब बात मुशर्रफ साहब की आती है तो सब कुछ स्लो हो जाता है। उन्होंने क्या कॉमेंट्स दिए हैं आप जरा सुनिएगा, फिर मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं। हम मुंतखब सियासतदानों के दिलों में अदालत और कानून का बड़ा एहतराम है। मुझे पुराना कमर का मुझे आर्जा है, आप सब जानते हैं। मैंने कमर की तकलीफ का बहाना नहीं बनाया। मैं रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल इंस्टीट्यूट में मैं जाके दाखिल नहीं हो गया कि मुझे कमर की तकलीफ है, या मैं लंदन अपने मौलिज के पास पहुंच गया। 8 साल मियां साहब मुझे जेल में छोड़ गए। 8 साल में जेल में था, पूरे 5 साल मुशर्रफ साहब जेल में थे, और खुद एक दिन जेल लाने के लिए तैयार नहीं है। जेल की बात करो तो उसकी पसली खराब हो जाती है। वहां दुबई में उसकी काफी तस्वीरें अच्छी आ रही हैं, मगर यहाँ बीमार है, पाकिस्तान में बीमार है, और कहता है अपने आप को कमांडो है। हम भी इक्तदार के ईवानों में छुप सकते थे, हम भी कमर दर्द का बहाना बना के गाड़ी को अस्पताल की तरफ मोड़ सकते थे, हम भी अदालतों से एब्सकॉन्डर होके नथिया गली के सरकारी रेस्ट हाउस में जाके छुप सकते थे, हम भी ये कर सकते थे, मगर हमने हिसाब दिया और अब दे रहे हैं। 3 नस्लों का हिसाब दिया और बार बार दिया। जनरल साहब, चाहे शहबाज शरीफ साहब हों, जरदारी साहब हों या मरियम साहिबा हों, तीनों ने एक ही बात आपको टारगेट करके कही है। सही है। खैर अभी मैं इसकी एक एक के जवाब देने से बट एक मेजर बात मैं बताना चाहता हूँ। फर्क देखे दो में, मेरे में, मैं आया था तो मैं इनकी तरह हुकूमत में नहीं था। मैं ये तो हुकूमत के इंचार्ज बैठे हुए हैं इस वक्त, जिसमें ये जुडिशरी को मैनिपुलेट करते रहे हैं। इनकी इलेक्शन 2013 की जो इलेक्शन हुई है वो पूरी तरीके से जुडिशरी को इन्होंने मैनिपुलेट किया है। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी इनका आदमी था बैठा हुआ, और पूरी तरीके से जो इलेक्शन की स्टाफ जो है वो पूरी तरीके से इनके सपोर्ट में थी थ्रू जुडिशरी। तो ये तो, और अब ये बैठे हुए हैं जो इनके कंट्रोल में तमाम पुलिस, पटवारी, अदालतें इनके कंट्रोल में। तो ये तो मेरे कंट्रोल में कोई ऐसी बात नहीं थी, तो मैं तो सामने था उधर,
और जहां तक आने जाने का, मैं 15 दफा कोर्ट्स में आया हूं, कोई ऐसी बात नहीं है। 15 दफा, ये गिन के मैं एग्जैक्ट बता रहा हूं फिगर आपको, मैं 15 दफा कोर्ट्स में पेश हुआ हूं, पिंडी और हर कोर्ट में, सिंध हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में, सेशन कोर्ट में, इस्लामाबाद कोर्ट में, हर जगह मैं तो पेश हुआ हूं। स्पेशल कोर्ट में जो है उधर मैंने एड्रेस किया है, तो ये नहीं है कि मैं नहीं गया हूं, मैं तो हर जगह गया हूं। वो तो जब ये विंडिक्टिव होते हैं, और वो इनकी वजह से, ये खुद उनको मेरे पीछे इन्होंने लगाया हुआ था, और बार बार मुझे बेल नहीं मिल रहा है, जबकि पूरी लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से सारे केसेस में मुझे बेल हो सकता है और मुझे हाजिर होने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन जबरदस्ती मुझे तंग करने के लिए बुला रहे हैं। फिर ये चीजें सारी जो ये कह रहे हैं, ये उन वजह से, क्योंकि बिहाइंड द सीन ये जुडिशरी को इन्फ्लुएंस करके मुझे विक्टिमाइज कर रहे थे, क्योंकि ये गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं। तो इनके साथ मैंने, ये तो नहीं हो रहा है, ये तो इस वक्त इनके साथ ये कहां हो रहा है, ये तो इंचार्ज है, ये तो गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, तो इनके साथ तो बड़ा इनको आना ही, ये मैं क्रेडिट देता हूं सुप्रीम कोर्ट को और जीआईटी को, उनकी फेयरनेस को मैं क्रेडिट देता हूं कि ये इस तरीके से ये केस को चला रहे हैं कि इनको फोर्स कर रहे हैं वो आने के, वरना ये तो फिरौन है, ये तो उनके पीछे लग जाएंगे। ये देख नहीं रहे किस तरीके से उन्हें थ्रेटन कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को और जीआईटी को जिस तरीके से ये थ्रेटन उन्हें कर रहे हैं कि क्या उनके साथ होगा, वो देख नहीं रहे, पूरा पाकिस्तान देख रहा है। तो ये उल्टी बातें कर रहे हैं, अपने आप की बचाने के लिए मेरा नाम ले लेते हैं। ये मुझे बड़ी खुशी है कि ये मेरे ख्याल में ख्वाबों में भी ये मुझे देखते होंगे। मुझे बड़ी खुशी है इस बात। जनरल साहब, मुझे प्रोग्राम में एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। नाज़रीन, साबिक सदर जनरल टायर परवेज मुशर्रफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं और नुक्ता नजर आपने उनका सुना है अभी तक। मजीद पैनामा के हवाले से और ये जो कुछ भी हो रहा है, जीआईटी जिस तरह आखिरी मराहिल तक पहुंची है, कुछ इसके ऊपर भी मजीद बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। हम गुफ्तगू कर रहे हैं मुल्क की मौजूदा सूरत हाल के ऊपर। साबिक सदर जनरल टायर परवेज मुशर्रफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जनरल साहब, आपने 11 जून को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने सेटअप के हवाले से, कुछ इंटरिम सेटअप के हवाले से गुफ्तगू की और सुप्रीम कोर्ट और जीआईटी के रोल के ऊपर भी आपने रोशनी डाली। मैं पहले चाहूंगा पहले अपने नाज़रीन को वो गुफ्तगू सुनाते हैं, उसके बाद मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं। दो ही जरिए से तब्दीली आ सकती है, या तो सुप्रीम कोर्ट कुछ करे, अभी जो कुछ ये जीआईटी और ये कर रहे हैं पैनामा लीक्स वो कर दे, वो बहुत अच्छी बात है जी, करें। और अगर तब्दीली कोई इंटरिम गवर्नमेंट लग सकती है, बहुत अच्छी बात है जी, वो करें। लेकिन हम बैठ नहीं सकते इसी उम्मीद में कि वो वहां से करेंगे। हमें तो डिप्लोमेटिक, ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस को आगे लेकर जाना है। ये इलेक्शन ही है, इलेक्शन ही के जरिए और तीसरे पॉलिटिकल फोर्स के जरिए हमें तो उसी लाइन पर चलना चाहिए। जनरल साहब, आपने इसमें बीच में एक बात कही, आपने कहा इंटरिम सेटअप आए। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरिम सेटअप? जी हाँ, मेरी नज़र में सबसे पहले, मैं तो हर चीज़ को पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ। सबसे पहले पाकिस्तान, उसके लिए आजकल के मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान की क्या ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि एक ऐसा सेटअप आए, सिलेक्टेड लोगों का सेटअप, जो पाकिस्तान को पहले तो पटरी पे चढ़ाए, उसकी इकोनॉमी को ठीक करे, उसकी इंटरनेशनल रेपुटेशन को ठीक करे, और उसके ऊपर जो थ्रेट्स हैं अंदरूनी और बैरूनी, उनसे डील करे। ना ये करने के लिए ये बिल्कुल नाअहल हैं जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है। इनसे पहले पीपल्स पार्टी वाले आए थे, वो भी बिल्कुल बेड़ा गर्क करके गए। ये बदनीयत लोग हैं, क्योंकि ये लूट और प्लंडर पाकिस्तानी को कर रहे हैं, इन्होंने पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया। तो अब इस सिलसिले में मैंने कहा था कि एक ऐसी गवर्नमेंट आए जो सिलेक्टेड लोगों की हो, एक एफिशिएंट प्राइम मिनिस्टर हो, वो प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट करे और वो मुल्क को चलाए कुछ अरसे के लिए, जब तक कि पाकिस्तान ठीक नहीं हो जाता। बट जनरल साहब, इस सारी चीज के लिए देयर हैज टू बी समवन, कोई ड्राइविंग फोर्स तो होनी चाहिए। ये सब कुछ करेगा आखिर कौन? जुडिशरी किस तरह कर सकती है? जुडिशरी के पास इस चीज का मैंडेट नहीं है। जीआईटी, ऑब्वियसली आपने उसका भी जिक्र किया, उसके पास भी ये मैंडेट नहीं है। तो ये सब कुछ कौन करेगा? नहीं, मैंडेट क्यों नहीं है? सुप्रीम कोर्ट के पास बिल्कुल मैंडेट है, बिल्कुल ऐसी बात कोई नहीं है।
ये बिल्कुल डिसमिस कर सकते हैं। ये प्राइम एक तो ये है ना कि प्राइम मिनिस्टर को अकेले को डिसमिस किया, ये तो सारा हवा का हवा बिगड़ा है। दे कैन इजीली ऑर्डर एक जजमेंट पास करें जिसमें ये एक इंटरिम गवर्नमेंट इनको डिस्क्वालीफाई करें, डिसॉल्व करें पार्लियामेंट को और एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाएं। ना इंटरिम गवर्नमेंट जो है उसकी थोड़ी सी अमेंडमेंट करनी पड़ेगी कि इंस्टेड के 6 महीने में वो इलेक्शन करवाएं, इनको टाइम और ज्यादा मिलना चाहिए ताकि वो पाकिस्तान को ठीक कर सकें। ना वो इंटरिम गवर्नमेंट जो है जाहिर है अनलेस उसको बैकअप फौज की नहीं होगी तो वो चल नहीं सकेंगे। तो फौज की बैकअप पूरी तरीके से होनी चाहिए उन्हें, और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे वो आए, फौज की पूरी बैकअप है। दिस इज द वे दैट दे विल मूव फॉरवर्ड। लेकिन जनरल साहब अभी 5 जुलाई गुजरी है और भुट्टो साहब का वो जो वक्त था 1977 के अंदर, उस हवाले से बड़े प्रोग्राम्स हुए, बड़े सियासतदानों ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, डोंट यू थिंक हम अब उस चीज से आगे आ चुके हैं या आ रहे हैं कि अब आगे जाके इस किस्म का अगर कोई, जिसे अगर एडवेंचर का लफ्ज इस्तेमाल किया जाए, अब मजीद कोई एडवेंचर्स नहीं होने चाहिए या नहीं होंगे? आपकी इस पे क्या राय है, क्या नहीं होने चाहिए और नहीं होंगे? व्हाट डू यू थिंक? बहुत बुरा हुआ ये, मैं ये समझता हूं। ये जो चेक था ना एक 58(2)(b) का, जिसमें प्रेसिडेंट को डिसॉल्व द असेंबली, उसका चेक। और दूसरी चीज ये है कि अगर इधर हमेशा पाकिस्तान एक प्रॉब्लम में हमेशा मुब्तला रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन वर्सेस सिक्योरिटी इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान, ये हमेशा प्रॉब्लम हमें रहा है। अब एक तरफ से कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल सैक्रोसैंक्ट है, उसको अपहोल्ड करना चाहिए, लेकिन अगर मुल्क ही जा रहा हो तो फिर डिसाइड करना कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, मुल्क को बचाना और कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर द टाइम बीइंग अबेंस में रखना, या मुल्क को जाने देना फॉर द सेक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ऑब्वियसली आंसर इज मुल्क को बचाना है। पाकिस्तान हमेशा इस सूरत हाल में आता है, इसलिए मिलिट्री आ जाती है, इसलिए ये सारा कुछ होता है। नाउ अब ये कहना कि ये कभी हो ना सके, तो खुदा ना खास्ता अभी जैसे है, अब ये इंटरिम गवर्नमेंट ना आए, ये चलते रहे जैसे ये चला रहे हैं, ये चलें जी। अब ये इलेक्शन आप करवाएं इनको जरा अगले साल और इनका केस बंद कर दें, चलें, लेट अस प्रिज्यूम। मैं यकीन से कहता हूं अगले 10, 15, 20 साल पीपल्स पार्टी और पीएमएल एनी गवर्नमेंट चलाएगी और बेड़ागर छोड़ें जी, ये पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज है। ये फैसला किस तरह किया जाएगा कि नहीं जनाब, वाकई इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं बल्कि पाकिस्तान को बचाने की जरूरत है? हु विल बी दैट डिसीजन मेकर? यस, दैट इज, यू आर राइट। यही जो मैं बार बार कहता हूं, checks and balances in the constitution. That check is the National Security Council, institutional check. Now आप लें जो मैंने बनाया था नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, उसकी मेंबरशिप लें जरा आप, प्रेसिडेंट इन द चेयर, प्राइम मिनिस्टर, 4 चीफ मिनिस्टर चारों प्रोविंसेस के, अब आप बेशक गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर के भी डाल दें बेशक, ठीक है, वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर असेंबली एंड चारों मिलिट्री के कमांडर, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और चेयरमैन, ये भी मेंबर। नाउ ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है जो डिसाइड करे कि ये हुकूमत ठीक चल रही है, पाकिस्तान को खतरात हैं या नहीं है, ये डिसाइड करे और फिर उस गवर्नमेंट को चलने दे या निकाल दे। तो ये चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, ये होने चाहिए। ठीक है, लेकिन जनरल साहब इस किस्म का सेटअप क्या हमें मुल्क की बड़ी बड़ी डेमोक्रेसीज में, जमहूरियतों में कहीं नजर आता है? बरतानिया, अमेरिका, भारत, ये बड़े बड़े जमहूरी सेटअप्स हैं, क्या यहां पे इस तरह होता है कि इस किस्म की काउंसिल्स जो हैं वो पूरी पूरी पार्लियामेंट के ऊपर हावी हो जाएं? नहीं, पार्लियामेंट के ऊपर बिल्कुल हावी नहीं। पहली चीज तो ये बिल्कुल हावी नहीं है, ये डिसीजन में, ये एक कंसल्टेटिव बॉडी और एक ये डिसीजन मेकिंग नहीं, ये दिस इज द, ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी एनवायरनमेंट के लिए ये टिपिकल है। बार बार हम तो एक तो ये हम चलते हैं ना, जो भी करना है हमने, चल भाई बरतानिया से देखते हैं वो क्या कर रहे हैं, चल भाई अमेरिका को देखते हैं वो क्या, अब भाड़ में गए जी सब। हमें पाकिस्तान से कंसर्न है, पाकिस्तान को हम समझते हैं सबसे अच्छा, ना कोई अमेरिकन समझता है ना ब्रिटिशर समझता है। वी अंडरस्टैंड पाकिस्तान।
अब पाकिस्तान के मुताबिक कुछ करना है, और हम इंटेलिजेंट लोग हैं, ये भी मैं मंसूर बताना चाहता हूं। मैंने बाहर कोर्सेज किए हुए हैं, मुझे मालूम है हु इज इंटेलिजेंट। अमेरिकन भी उधर होते थे, ब्रिटिशर्स, दुनिया के 40-40 मुल्कों के लोग होते थे, टॉप लोग उधर। मुझे मालूम है कौन कितना इंटेलिजेंट है। हम लोग, मेरी नजर में दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट लोगों में से हैं हम लोग। तो हमारा एक अकल नहीं है कि क्या हमें चाहिए, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल होना चाहिए, उसकी यह कंपोजिशन होनी चाहिए। छोड़े आप, इंग्लैंड जो कर रहा है वो करेंगे, वो अपने मुताबिक करेंगे, हम अपने मुताबिक करेंगे, हमारी रिक्वायरमेंट है और हमें करना चाहिए। ठीक है जैसा अब सवालात का सिलसिला जारी है और जाहिर बात है ये हो नहीं सकता था कि ये इस किस्म के क्वेश्चन मैं आपसे ना करूं। नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, लेकिन ब्रेक के बाद चूंकि एक इलेक्शन कैंपेनिंग का सीजन एक किस्म का शुरू हो चुका है और कई लोग एक पार्टी से उठ के दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, कई नए धड़े बन रहे हैं। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ साहब इस हवाले से क्या सोचते हैं और उनकी अपनी सियासी जमात की स्टैंडिंग इस सारे सेटअप के अंदर क्या होगी, कुछ उस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक टू द पॉइंट में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ साहब आज हमारे मेहमान हैं और गुफ्तगू हो रही है पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से। जनरल साहब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की 11 जून को, उस सिलसिले में मौजूदा जो सियासी सेटअप्स बन रहे हैं, नए धड़े बन रहे हैं, नए अलायंसेस हो रहे हैं, लोग एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं, जमातें चेंज कर रहे हैं, इस हवाले से कुछ आपने भी कॉमेंट्स दिए थे, पहले आप वो सुनिए फिर मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ। पीपल्स पार्टी तकरीबन पंजाब में खत्म है मेरे ख्याल, तो इसीलिए लोग जा रहे हैं। मैं क्या कहूँ, पीटीआई मैं अगर इन दो के मुकाबले में पीटीआई अनटेस्टेड है तो वो कम से कम इन दो से तो बेहतर मैं समझता हूँ उन्हें, लेकिन उनसे मैं उम्मीद रखता हूँ कि वो भी सबसे पहले पाकिस्तान सोचें और लाइक माइंडेड, ये सोलो फ्लाइट पे ना चलें, लाइक माइंडेड लोगों के साथ ज़रा सोचें, जब भी तब्दीली आ सकेगी पाकिस्तान। जनरल साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से आपने ये कमेंट किया, माय क्वेश्चन इज कि ये जो सिलसिला जारी है, एक एक करके जा रहे हैं लोग, कुछ तज्जियाकार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये भी कहते हैं कि जनाब ड्राई क्लीनिंग की दुकान खुल गई है, जो पुराने पाप हैं वो धुल जाएंगे इस तरह के नए सेटअप से। एक तरह से जब काफ लीग बनी थी तो उसके हवाले से भी लोग यही कहते थे कि जनाब अपने पाप धुलवाने के लिए काफ लीग में जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, उसके बाद बेशक आगे अपनी सियासत करते रहो। आप समझते हैं ये तरीकाकार दुरुस्त है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर इस किस्म के लोगों को अपने अंदर शामिल कर रही है इलेक्शन से पहले तो ये दुरुस्त इक़दाम है? मतलब देखें, इस वक्त देखें ऑब्वियसली जो भी पार्टी है वो देखेगी कि कोई जो सीट जीत सके अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, वो इलेक्टेबल आदमी है, उसी को चाहेंगे ना। लेकिन उसमें और दूसरी बात ये भी है कि कोई फरिश्ते हैं नहीं, ये पॉलिटिकल फील्ड में कोई फरिश्ते नहीं बैठे हैं। सब लोग अपने, हमने देख ही लिया है क्या इनकी वैल्यू है, क्या इनके प्रिंसिपल्स हैं, क्या इनकी ये तो बिल्कुल लो लेवल के लोग हैं मोस्ट ऑफ देम। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये पॉलिटिकल पार्टीज की कंपल्शन होती है कि इन्हीं को जगल अराउंड करते रहते हैं। लेकिन अगर आप ऐसी एक फोर्स बना दें जो पब्लिक को खींच ले, पूरी पब्लिक को, तो फिर शायद आप इनसे निजात पा सकते हैं, इस किस्म के लोगों से। और मेरा व्यू यही है, आप इनको 100% पाकीज़ा फरिश्ते तो आपको मिलेंगे नहीं, ये तो मैं बिल्कुल एग्री करता हूं, लेकिन आप जो बिल्कुल ही बैड एग्स हैं, डर्टी एग्स, गंदे अंडे, इनसे तो जान छुड़ाएं आप, तो वो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है गंदे अंडों के एग्जांपल ही पॉलिटिकल फोर्स लोगों को पता लग जाए। इतने ज्यादा है कि पूरे बहुत टाइम लगेगा इसे एग्जाम्पल देने में, सारे ही इतने ज्यादा नाम लेने पड़ेंगे। अच्छा, वैसे जनरल साहब कमिंग टू योर पार्टी, इस सारे मामले के अंदर ये जो भी नए इत्तेहाद, नए सेटअप्स बन रहे हैं, इसमें आप किधर खड़े हैं, आपकी जमात किधर खड़ी है? क्योंकि आपकी तरफ कोई इंक्लूजन नजर नहीं आ रही है। एक वक्त था कि इमरान खान साहब वजारत उज़्मा के लिए या सीट्स हासिल करने के लिए वो आपसे डील करने की कोशिश कर रहे थे, अब जनरल मुशर्रफ साहब खुद किधर खड़े हैं? हाँ सही बात है, मैं बिल्कुल, मैं पाकिस्तान पे पूरी तरीके से मेरी नजरें हैं, मैं देख रहा हूँ पाकिस्तान में हो क्या रहा है। अब उसमें मेरी पार्टी एक है, ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग। नाउ ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग का फ्यूचर बिल्कुल वो मेरी पे है, मेरे पे मुनसर, मैं APML हूँ। अभी मैं जब तक कि पाकिस्तान में अप फ्रंट नहीं आऊंगा और लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट नहीं करूंगा तो APML नहीं आ सकेगी आगे। तो मेरा इरादा बिल्कुल आने का जरूर है।
और ताकि मैं लीड फ्रॉम द फ्रंट करूं। अगर मैं आ गया तो आई एम वेरी श्योर, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि मैं एक वेव जनरेट कर सकूंगा। अगर मुझे करने दिया जाए तो उसको भी मैं देख रहा हूं कि मैं आऊं तो मुझे मेरी मूवमेंट में रुकावटें तो नहीं डाली जाएंगी, और ये हुकूमत ही डालती है, यही इंचार्ज बैठे हैं, यही इनके जुडिशरी को भी इन्फ्लुएंस कर जाते हैं, पुलिस को तो इन्फ्लुएंस करते ही हैं। तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे मेरे लिए। और जनरल साहब जस्ट क्विक इफ यू कैन प्लीज क्विकली आंसर दिस, इलेक्शन कमीशन के ऊपर खान साहब ने तो बड़े एतराजात किए हैं, आपकी भी जिस तरह एक सियासी जमात है, आपके ख्याल में इलेक्शन कमीशन अपना फेयर काम कर रहा है, न्यूट्रल ही है? अब तक तो कभी नहीं रहा है न्यूट्रल, फ्रैंकली, अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल कभी भी न्यूट्रल नहीं रहा है। यही तो बदकिस्मती है हमारी। 2013 इलेक्शंस ले लें, क्या हुआ उसमें? यही इलेक्शन कमीशन टोटली अंडर द कंट्रोल ऑफ इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस, उसकी कंट्रोल में था, और वो सारा कुछ मैनेज हो गया, मैनिपुलेट हो गए, तमाम इलेक्शन मैनिपुलेट हो गई अनफॉर्चुनेटली। धांधली, बिल्कुल धांधली है, सरासर धांधली हुई है। मुझे मालूम है कि ये धांधली मेरे साथ धांधली हुई है। मैं 4 जगह से इलेक्शन पे जा रहा था और मुझे चारों में से हर जगह डिस्क्वालीफाई। क्यों? मैं तो कन्विक्टेड ही नहीं हूं। हाउ कैन एन एक्यूज्ड पर्सन बी डिस्क्वालीफाइड? एक्यूज्ड आदमी, ये तो एक बेसिकली जो आदमी लॉ बिल्कुल लेमैन हो वो भी समझता है। तो जनरल साहब इसी सेटअप के साथ तो 2018 के इंतखाबात भी होने जा रहे हैं, यही इलेक्शन कमीशन फिलहाल तो यही नजर आ रहा है कि यही इंतखाबात करवाएगा। आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? यस, ये बिल्कुल इस तरीके से इस वक्त जो हालत है उसमें तो आई डोंट एक्सपेक्ट मच फ्रॉम इट, मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करता हूं। और ये जो इलेक्शन करवाएंगे, इलेक्शन स्टाफ जो होगा फील्ड में जो होगा, रिटर्निंग ऑफिसर्स, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, मुझे इनसे कोई उम्मीद नहीं है कि ये फेयर होंगे, बिल्कुल हरगिज कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन इसमें जब भी मैं कहता रहा हूं, अनलेस इलेक्शंस आर हेल्ड, आर्मी करे, हर लिहाज से आर्मी इज केपेबल ऑफ डूइंग इट। और जब कभी भी हिस्टोरिकली पाकिस्तान में आर्मी के नीचे इलेक्शंस हुए हैं वो बहुत फेयर हुए हैं, तो क्यों नहीं आर्मी कर सकती है? लॉ एंड ऑर्डर भी इंश्योर होगा, फेयरनेस भी इंश्योर होगी। लेकिन ये नहीं करने देंगे क्योंकि ये तो धांधली करेंगे, ये चाहते हैं कि धांधली हो, तो आर्मी को तो कभी भी नहीं लाएंगे। तो ये करना चाहिए, आर्मी के नीचे सुप्रीम कोर्ट का है। जनरल साहब, आई हैव टू टेक अ क्विक ब्रेक। नाज़रीन, साबिक सदर जनरल टाइप परवेज मुशर्रफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं और मुल्क की सियासत के ऊपर अपना तबसरा दे रहे हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद सवालात के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। टू द पॉइंट में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। जनरल टाइप परवेज मुशर्रफ साहब हमारे साथ मौजूद है। जनरल साहब, कुछ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के हवाले से कुछ बात हो जाए। रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल का दौरा किया, नरेंद्र मोदी इजराइल के दौरे पे गए, और मौजूदा सियासी सूरत हाल के अंदर जो कुछ भी आप देख रहे हैं, भारत की जानिब से जो एक्टिविटीज देख रहे हैं, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो सबके सामने यहाँ हैं। किस तरह देख रहे हैं पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है? डू यू थिंक राइट डायरेक्शन में जा रही है? राइट डायरेक्शन किधर, बिल्कुल ही उल्टी डायरेक्शन में जा रही है। 180 डिग्रीज ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं हम। एब्सोल्युटली फॉरेन पॉलिसी हमारी कोई नहीं है, फॉरेन मिनिस्टर हमारा कोई नहीं है। हम जो इंटरनेशनल एरिना में जो कोई भी तब्दीलियां आ रही हैं, ये स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स में ये डोनाल्ड ट्रंप साहब प्रेसिडेंट आए हैं, उनकी वजह से एक बिल्कुल बहुत ज्यादा एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ है फॉरेन पॉलिसी में। और ये जो आप इसराइल की बात कर रहे हैं, मोदी साहब जो उधर गए हैं, ये जो मैं कहूँगा कि हिंदू और जूइश नेक्सस जो है, इसको हमारे ज़माने में मैं इसी को तोड़ रहा था, मैं इसको ब्रेक कर रहा था, और इसको ब्रेक करना चाहिए। हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी चलाकर अपने फायदे में इसको टर्न अराउंड करना चाहिए, अमेरिका को भी टर्न अराउंड करना चाहिए। तो ये तो कुछ हो ही नहीं रहा है यहाँ तो। ठीक है। और जनरल साहब, वन जनरल टू अनदर, जनरल कमर बाजवा साहब मौजूदा आर्मी चीफ, उनको अगर आप कोई नसीहत, आप कोई एडवाइस देना चाहें, पॉलिटिक्स के हवाले से हो या फॉरेन पॉलिसी के हवाले से या वॉट एवर इट इज, वो क्या होगी? जाहिर है वो उनके पीछे एक इंस्टीट्यूशन, एक बहुत आला बेहतरीन इंस्टीट्यूशन है जिससे वो एडवाइस लेते हैं, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस वगैरह में। बट मैं तो हर आदमी को ये कहूँगा कि सबसे पहले पाकिस्तान
आपके फैसले इस वक्त पाकिस्तान को एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, पाकिस्तान की सालमियत को खतरा है। तो इसमें सबसे पहले पाकिस्तान, इसको आप हमेशा फोरफ्रंट में रखें। जो भी फैसला आपका है वो पाकिस्तान के हक में हो, बेशक किसी के भी खिलाफ चाहे वो, उसको आप बॉदर ही ना करें। सबसे पहले पाकिस्तान, यही मेरे जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ साहब से थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। इट वाज एन ऑनर टू हैव यू ऑन माय शो। नाज़रीन, साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनकी जो भी ख्वाहिशात हों, जो भी उनके खदशात हों, या किसी किस्म की नसीहत हो, या उनका कोई तबसरा और तजिया हो, आप उनसे इख्तलाफ जरूर कर सकते हैं, यह आपका हक है। लेकिन यह कभी हो नहीं सकता कि उनकी दी हुई बात को सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर में जितने भी उनके बेशक नाकदीन भी क्यों ना हो या उनके चाहने वाले ही क्यों ना हो, वो हर एक जुमले को, हर एक बात को सुनना जरूर पसंद करते हैं। टू द पॉइंट से अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।